नमस्कार। न्यूज़ पिकल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज केंद्रीय सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए जो 8th पे कमीशन होता है, उसके रिकमेंडेशन को मान लिया है और अब एक चेयरमैन और 2 मेंबर 8th पे कमीशन में जल्द ही उनकी नियुक्ति होगी और ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वो लगातार इसका इंतजार करते रहते हैं पे कमीशंस का। तो दिल्ली चुनाव से जस्ट पहले अभी मतलब 19-20 दिन बचे हुए हैं दिल्ली चुनाव के लिए और उससे पहले ये 8th पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन मान लेना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेना और जबकि प्रेशर तो बहुत दिन से था सारे एम्प्लॉयज यूनियन का, तो कहीं इसके पीछे में बीजेपी अपने सत्ता की वापसी तो नहीं देख रही है। इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मनीष आनंद मौजूद है। मनीष जी, न्यूज़ पिकल के इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। नमस्कार मनीष जी। आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन का हो गया कि सरकार मान ली है कि उसका गठन हो जाएगा। तो क्या दिल्ली चुनाव से जस्ट पहले पहले तो 8th पे कमीशन में कम से कम 4 लाख जो मुझे जानकारी है कि केंद्रीय कर्मचारी डायरेक्ट दिल्ली से जुड़े हुए हैं और पूरे भारत में तो पेंशनधारी और टोटल स्टाफ को जोड़ लें तो 1 करोड़ से ज्यादा ही है संख्या। तो ये 8th पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन सरकार का मान लेना, इसका क्या मतलब है मनीष जी? और दिल्ली चुनाव से पहले इसको आप कैसे देखते हैं? अमित जी, 7 वेतन आयोग अब तक बन चुके हैं। पिछली जो वेतन आयोग थी 7वीं, वो मनमोहन सिंह की सरकार ने 2014 में बनाया था। 2 साल का वक्त लग गया था उनके रिकमेंडेशन, उनके द्वारा अनुशंसा को सरकार को मानने में। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को माना गया और 2017 में उसका कार्यान्वयन हुआ। तो आप देखें कि 2014 में बना तो 2017 में कार्यान्वयन हुआ, मतलब 3 साल लग गए। तो जो 7वें वेतन आयोग का जो कार्य सीमा थी वो 2026 में समाप्त हो रही थी। तो 8वें वेतन आयोग का गठन काफ़ी समय से लंबित था और लोगों को, जो कर्मचारी हैं खासकर, उनकी दिलचस्पी बनी हुई थी और चिंता भी बनी हुई थी कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कब करेगी। अब चूँकि गठन करने का कैबिनेट ने फैसला ले लिया है, तो अगर आप 3 साल का उस समय लगा 7वें वेतन आयोग को अपने सिफारिशों के कार्यान्वयन कराने में, तो अगर 2026 में आती है अनुशंसा, तो आप देखते हैं कि शायद 2029 तक मामला खींच सकता है, ऐसी संभावना है। और 2029 में जानते हैं कि आप लोकसभा का चुनाव भी होना है। तो हमें लगता है कि एक तीर से 2 निशानों के ऊपर मोदी की सरकार जो है, उन्होंने साधा है अपना निशाना। पहला निशाना निश्चित रूप से दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि चुनाव के प्रचार के दौरान इस फैसले का ऐलान किया गया है। दिल्ली चुनाव के तिथि की घोषणा से पहले चुनाव आयोग के भी कर सकते थे या रिजल्ट आ जाने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान ये घोषणा किया है। और जब इसका कार्यान्वयन होगा तो टारगेट ऐसा लगता है कि 2029 होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा देश में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 निशाने हैं, एक तीर से ही। अब हम लौट करके आते हैं, आपने सही कहा, 50 लाख कर्मचारी हैं केंद्रीय सरकार में और 65 लाख जो है पेंशन भोगी हैं, जो पेंशनर्स हैं। तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ 15 लाख की संख्या बनती है। अब 1 करोड़ 15 लाख की जो संख्या है, ये पूरे देश भर में है, लेकिन दिल्ली तो आप जानते हैं कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का ही शहर है। आप देखते हैं कितने सारे भवन हैं, सेना के भवन हैं, डिफेंस वाले को भी फ़ायदा होगा 8वें वेतन आयोग के गठन से। पूरा दिल्ली कैंटोनमेंट आप जानते हैं सेना के अधिकारियों से और उनके सैन्य बलों के लोगों के ठिकानों से ही भरा हुआ है। तो दिल्ली कैंटोनमेंट हो गया। नई दिल्ली, जहाँ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और नई दिल्ली का जो विधानसभा का जो सीट है, उसे भी माना जाता है कि कर्मचारी ही वहाँ पर बहुत बड़े बहुसंख्यक वोटर वहाँ पर हैं और वो भी केंद्रीय कर्मचारी। तो 4 लाख आबादी है केंद्रीय कर्मचारी की दिल्ली में अमित जी, और तकरीबन अंदाज लगा सकते हैं कि 8 लाख के आसपास या 10 लाख के आसपास जो है पेंशन भोगी दिल्ली में है।
आपने देखा होगा अमित जी की दिल्ली में इतनी सारी जो कॉलोनियाँ हैं जैसे कि आर के पुरम हो गया, एंड्रयूसगंज हो गया, लाजपत नगर हो गया, साउथ एक्स के पीछे वाला इलाका हो गया। ये सारा इलाका जो आप देखते हैं ये सब कहीं न कहीं मोती बाग का इलाका हो गया। ये सब कर्मचारियों का ही कॉलोनी है वहाँ पर, और इनकी वोटर भी ये लोग यहाँ के ही वोटर हैं, यहाँ पर ही वोट करते हैं। तो ये जो कर्मचारी हैं वो दिल्ली के ही वोटर हैं। तो निश्चित रूप से इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है कि इस फैसले का दिल्ली चुनाव से भी एक संपर्क निश्चित रूप से है। और अगर हम देखें कि अगर 4 लाख सीधे तो कर्मचारी हो गए, 8 से 10 लाख पेंशनभोगी हो गए, और एक चीज़ हम ये भी समझ लें कि जब भी कोई वेतन आयोग की सिफारिश आती है और केंद्र सरकार मान लेती है, तब उसका इम्पैक्ट राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ता है। क्योंकि कहीं न कहीं राज्य सरकार कुछ महीने लेट कर के ही भी उस 7वें वेतन आयोग, 6ठे वेतन आयोग को उनको भी मानना पड़ता है। तो अगर हम ऐसे देखें, तो दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी ये 7वें वेतन की जो अनुशंसा होगी, वो भी लागू होगी, तो उनके मन में भी बहुत लड्डू फूट रहे होंगे कि बड़ी अच्छी बात है कि ये फैसला मोदी सरकार ने बहुत बड़ा उपहार दे दिया। इसी तरह बिहार सरकार के भी जो कर्मचारी होंगे, उत्तर प्रदेश के जो भी कर्मचारी होंगे, वो भी बहुत खुश होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वेतन आयोग होता है उसको 1-2 साल का समय इसलिए दिया जाता है क्योंकि सभी राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशविरा करना होता है। जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं, उनसे भी सलाह-मशविरा करना पड़ता है। आर्मी हो गए, नेवी हो गया, एयर फ़ोर्स हो गया, तमाम चीज़ें जो हैं, उनसे सलाह-मशविरा करके ही अपना ये अनुशंसा करते हैं। तो ऐसे में जो कर्मचारी का जो आबादी है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, दोनों को ही इससे फ़ायदा होना है। तो इसलिए खुशी की लहर हम समझते हैं आज की तारीख में इन सबों के ऊपर में होगा। तो इसका असर निश्चित रूप से अमित जी दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा, और हमें ऐसा लगता है कि जो टाइमिंग तय किया है सरकार ने, वो टाइमिंग सीधा-सीधा कहीं न कहीं दिल्ली चुनाव के नतीजे को ध्यान में रख कर के ही किया है। जी, अमित जी। तो मनीष जी, एक तो चुनाव आचार संहिता भी एक चीज है, पता नहीं उसका क्या केंद्रीय लेवल पे आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये 8th पे कमीशन का जैसे गठन हो गया और जो रिकमेंडेशन आएगा और जो लागू होगा और जो उनकी सैलरी हाइक होगी, जो ऊपरी तौर पे समझ में आ रहा है, तो इससे इकोनॉमी का क्या फायदा होगा? कितना ज्यादा ये बढ़ेगा? और केंद्रीय कर्मचारी या बाकी जितने भी सरकार के जो जितने कर्मचारी हैं वो क्यों इसका इंतजार करते रहते हैं? हल्का सा बहुत ब्रीफ में, लेकिन हम जानना चाहते हैं और दर्शकों को भी ये जानने की जिज्ञासा है। मनीष जी। निश्चित रूप से आपने देखा कि जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें आई तो 2017 में उनका कार्यान्वयन हुआ। तो अब 8वें वेतन का जब आएगा सिफारिशें, तो हमें लगता है कि 2029-28 तक में इसका होगा। तो करीबन 10-11 साल का फासला होता है। अब कर्मचारियों को लगता है कि 10 आप अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, सैलरी बढ़ती है, तो ये सरकारी कर्मचारी वाले बोलते हैं कि हमारी इंक्रीमेंट तो होती नहीं है, हमें तो बस डीए भत्ता ये बस यही मिल जाता है। दिवाली के टाइम में डीए अनाउंस हो गया, 2.5% का ये हो गया। तो इनको इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि अगला वेतन आयोग कब बनेगा? क्योंकि जो 7वीं वेतन आयोग का जब गठन हुआ था, उनकी जो अनुशंसा आई थी 2.57 का उन्होंने फैक्टर लिया था, जिसकी वजह से करीबन सैलरी में 188% का इज़ाफ़ा हो गया था। और सरकार के ऊपर जो है सिर्फ़ कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों की, और जो पेंशन केंद्र सरकार की है, अगर उनकी सिर्फ़ बात करें, तो करीबन 1,05,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार के ऊपर आया था 7वें वेतन आयोग को लागू करने में। और रेलवे, चूँकि मैंने कई और वर्षों तक कवर किया है, रेलवे की जो वित्तीय स्थिति आप ये समझ सकते हैं कि उनकी कमर को तोड़ दिया था इस 7वें वेतन आयोग ने। क्योंकि आप देखेंगे रेलवे की जितनी पूरी कमाई होती है, वो तकरीबन 62%, 65% आप मान लें, वो सिर्फ़ सैलरी और पेंशन देने पर ही खर्च होता है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे ने ₹100 कमाया अपने काम-काज कर के, तो उसका 65 ₹65 जो है सैलरी और
पेंशन देने में ही खर्च हो जाता है, बचता है ₹35। ₹35 में आप रख-रखाव करते हैं, ट्रैक का मेंटेनेंस करते हैं और नए काम को भी लेते हैं हाथ में। तो इसलिए आप देखते हैं कि रेलवे में जो है स्टेटस को आपको टिकट कभी नहीं मिलेगा, हमेशा वेटिंग लिस्ट मिलेगा, क्योंकि सारा जो है 65% जो है सैलरी और पेंशन में ही खर्च होता है। सरकार तर्क देती है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से अर्थव्यवस्था में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये विवादित एक हम कह सकते हैं कि बयान है, क्योंकि मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया रेलवे का कि कहीं न कहीं सरकार का अपना ही बोझ बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जिससे कि पूरे समाज का भला होता है, पूरे देश का भला होता है, वो कहीं न कहीं उसको करने में इनको मशक्कत करनी पड़ती है, इनके हाथ बंध जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये कहना कि अर्थव्यवस्था का ब भलाई होगा क्योंकि इनकी सैलरी बढ़ेगी तो ये खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगी, ये एक विवादित स्टेटमेंट है, क्योंकि कि सरकार कहीं न कहीं कर्ज में डूब जाती है। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, वहाँ पर अभी भी छठा वेतन आयोग ही मिलता है। वो आज तक उन्होंने 7वाँ वेतन आयोग लागू नहीं किया है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो पंजाब की हालात, केरल की हालात, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों की हालात देखेंगे, जैसे त्रिपुरा का आप एग्ज़ाम्पल ले लें, वहाँ तो 5वाँ वेतन आयोग मिल रहा था, अब जाकर के छठा मिल रहा है। तो राज्यों की जो स्थिति है, उनका तो कमर टूट जाएगा इस 8वें वेतन आयोग आते-आते, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, वो उन्होंने जग ज़ाहिर कर दिया था कि वित्तीय स्थिति राज्यों की बहुत ही खराब है। तो ऐसे स्थिति में अमित जी, हमें लगता है 8वें वेतन आयोग के जो चेयरमैन हैं, उनको सूझ-बूझ कर के सभी फैक्टर्स को एग्ज़ामिन करके ही कोई निर्णय करना चाहिए। मनीष जी, जो सरकार का जो निर्णय होता है, हर निर्णय के पीछे टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है, इतना तो हम लोग समझते हैं कि जो भी निर्णय होता है, आप पीछे से देखेंगे, अगर 10 साल से आप इसी सरकार पे, मोदी जी की सरकार जब से चल रही है, उस पर भी ध्यान देंगे, तो हर एक निर्णय जो हुआ है, उसका टाइम से बहुत वो इम्पैक्ट करता है, उसका राजनीतिक महत्व बहुत होता है। तो आज जो 8वां वेतन आयोग का जो ये गठन, पे कमीशन जिसको बोलते हैं, पे कमीशन का जो गठन होने की जो बात जो कैबिनेट ने मान लिया है अपने उसमें, तो इसका दिल्ली चुनाव पर आप कितना प्रभाव देखते हैं? और क्या केजरीवाल के तर्कस में कोई ऐसा तीर होगा जो उसका काट ढूँढ पाए? दिल्ली के चुनाव पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, ये मैंने आपको पहले बताया था कि तभी ये निर्णय जो है दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान आया है। निश्चित रूप से उसमें कोई डिबेट का विषय नहीं है। अरविंद केजरीवाल के भी तर्कस में कई सारे तीर हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा, हालाँकि सरकारी कर्मचारी में जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, ग्रुप 4, ग्रुप 3, ये लोग जो सरकारी स्कूल हैं उसका फ़ायदा लेते हैं और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के प्रति उनका पॉज़िटिव व्यू होता है, क्योंकि स्कूल पर अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी काम किया है। दिल्ली में जो आपकी सरकार है उन्होंने काफ़ी काम किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। हमने एक बार आपको पहले बताया था कि दिल्ली का जो बजट होता है, उसका 40% स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही खर्च होता है, जो कि पूरे देश में सबसे हाईएस्ट है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, इसका सरोकार लोगों की ज़िंदगी से सीधा-सीधा है, क्योंकि आपका आउट ऑफ द पॉकेट खर्च कम हो जाता है इसकी वजह से, आपको बहुत बड़ा राहत मिल जाता है इसकी वजह से। आपको चिंता नहीं होती है कि अगर कोई बीमार पड़े तो उसका इलाज कहाँ होगा, क्योंकि फ्री में दवाई तक फ्री मिलती है दिल्ली सरकार में के अस्पतालों में। तो ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किया है, आम आदमी पार्टी की, वो उनका एक बहुत बड़ा कवच है इस दिल्ली के चुनाव में, अमित जी। नहीं मनीष जी, हम लोग लगातार चुनाव पर भी नज़र बनाए रखेंगे और 8th पे कमीशन का गठन हो जाने के बाद फर्स्ट हैंड भी कोशिश करेंगे कि कुछ कर्मचारियों का, चाहे वो किसी भी ग्रेड के हों, उनका कुछ रिएक्शंस मिले। लेकिन इतना तो पता है कि सारे कर्मचारी बहुत खुश हैं और उनको बहुत इंतज़ार होता है और उनके जब महँगाई के हिसाब से और वक़्त के हिसाब से हर आदमी चाहता है कि उसका सैलरी मैक्सिमम उसको मिले। तो अभी तो ऐसे भी रेवड़ी की राजनीति जोरों पर है। हर राज्य में अगर आप देखेंगे तो हर राज्य में भी हर सरकार रेवड़ी की राजनीति चुनाव से पहले कुछ न कुछ ऐसा पिटारा खोलती है कि वोटर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ आ जाएँ और उसकी बाकी कमियों को भूल जाएँ। तो अभी हम लोग लगातार हर चीज़ पर नज़र बनाए रखेंगे।
मनीष जी, फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं और दर्शकों को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का हमें जरूर इंतजार होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार अमित जी।